हेलो स्टूडेंट्स, आई होप बायोलॉजी आप सबको समझ आ रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें जो लैंगिक जननांग होते हैं वो पुष्प में उपस्थित होते हैं और पुष्प की संरचना पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनका जो जननांग होता है वो पुष्प में उपस्थित होता है। पुष्प के प्रमुख रूप से 4 चक्र होते हैं। पुष्प में 4 चक्र प्रमुख रूप से होते हैं, जिसमें से सबसे बाहरी चक्र होता है आपका बाह्य दलपुंज जो हरे रंग का होता है, और इसके बाद होता है आपका दलपुंज। ये दोनों क्या करते हैं, सहायता करते हैं लैंगिक जनन में। स्वयं भाग नहीं लेते हैं ये किसी भी प्रकार से, सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, इसलिए इसे हम सहायक अंग बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सहायक अंग या सहायक चक्र कहते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जिसमें से जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है वो सहायक चक्र हैं। वहीं अगर हम बात करें तीसरे चक्र की तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पुमंग कह सकते हैं, या पुंकेसर कहते थे, या नरजननांग कहते थे। और दूसरा है आपका जायांग। ये दोनों क्या होते हैं, ये नर जनन अंग होता है, ये नर जनन अंग होता है और ये मादा जनन अंग होती है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग मुख्य अंग कहते हैं। मुख्य अंग, ये मुख्य अंग होते हैं जनन तंत्र से संबंधित, जबकि ये कैसे होते हैं, ये सहायक अंग होते हैं। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी कि जो पुष्पी पादप होंगे उनमें लैंगिक जनन पुष्पों के द्वारा होता है, वो भी पुष्प में उपस्थित आपके जो पुमंग हैं और जायांग हैं, अर्थात जो नर जननांग है और मादा जननांग है। अब हम लोग पुष्प की संरचना के बाद बात करते हैं कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, जो पुष्पी पादप होते हैं उनकी लैंगिक जनन की घटनाओं को हम लोग प्रमुख रूप से 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इन सब पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कौन सी कंडीशन होगी, निषेचन से पहले की घटनाएं। निषेचन कैसा होता है, इनमें दोहरा निषेचन होता है। तो निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी, पुमंग में जो नर गैमीट है परागकण उसका विकास होगा, ऐसे ही जायांग में मादा गैमीट का विकास होगा, और इन दोनों का विकास जो होगा वो निषेचन से पहले की घटनाओं में होगा। तो पूरी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे पुमंग के बारे में, अर्थात पुंकेसर के बारे में, और स्त्री केसर के बारे में भी हम किसमें चर्चा करेंगे, निषेचन से पहले की घटनाओं में। और फिर जो दूसरी घटना होगी हमारी वो होगी दोहरा निषेचन। और फिर तीसरी घटना क्या होगी, निषेचन के पश्चात जो भ्रूण बनता है, भ्रूण का विकास कैसे होगा और बीज का निर्माण कैसे होगा, फल का निर्माण कैसे होगा, तो ये सब आगे बातें करते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाओं को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हमारा है निषेचन से पहले की घटनाएं और संरचनाएं, जिसमें हमने बात किया कि पुमंग और जायांग को हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि जो लघु बीजाणु जनन है वो क्या होता है और गुर बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु जनन और गुर बीजाणु जनन में आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लघु बीजाणु जनन का अर्थ होता है नर गैमीट का निर्माण होना, जबकि जो गुर बीजाणु है उसे हम लोग मादा गैमीट के नाम से जानेंगे। दूसरा है आपका दोहरा निषेचन, और तीसरा है निषेचन के पश्चात की घटनाएं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भ्रूण कोश में कैसे भ्रूण का विकास होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं निषेचन से पहले की संरचना और घटनाएं। तो निषेचन से पहले आप ऐसे समझिए कि जो पुष्पी पादप है उसमें कली का निर्माण होगा, और कली का निर्माण तब होगा जब उसमें बहुत सारी हार्मोनल क्रियाएं होंगी। किसी भी जंतु या पादप में बिना हार्मोन के लैंगिक जनन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जननांगों का परिपक्व ही जननांग जो है वो परिपक्व ही नहीं हो पाते, परिपक्वन ही नहीं हो पाता। तो ऐसे पौधों में भी लैंगिक जनन के लिए जो हार्मोनल क्रियाएं हैं वो जरूरी होती हैं। निषेचन से पहले सबसे पहले जब कली का निर्माण होता है और इसी दौरान जो हार्मोनल क्रियाएं हैं वो
स्टार्ट हो जाती हैं और उसमें नर और मादा जननांग का विकास होने लगता है। तो ये बात आप क्लियर कट दिमाग में बैठा लीजिए कि पादपों में भी हार्मोनल क्रियाएं होती हैं। तो इसमें होता क्या है, हार्मोनल क्रियाओं द्वारा जननांगों का विकास होता है, जिसमें जब बात करें नर जननांग में तो परागकोश का विकास होता है। परागकोश क्या होगी, लघु बीजाणुधानी। देखिए लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम, जब भी बोले परागकोश समझना है। परागकण माइक्रोस्पोर ही तो परागकण है। तो परागकोश क्या होंगे, जिनमें परागकण उपस्थित होंगे। कोश अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे कण एकत्रित हो। तो जहाँ परागकण एकत्रित रहेंगे, स्टोर रहेंगे, उसे हम लोग परागकोश कहेंगे। अभी उसकी संरचना हम लोग समझते हैं। तो परागकोश और फिर लघु बीजाणुधानी, ऐसे ही परागकण आदि के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे और इसका विकास होता है। निषेचन से पहले क्या होता है, नर जननांग में परागकोश या लघु बीजाणुधानी या परागकण आदि का विकास होता है। इन सब की संरचनाओं के बारे में हमको पढ़ना है। और दूसरा है आपका मादा जननांगों में वर्तिकाग्र का विकास होता है, गुरु बीजाणुधानी का विकास होता है और भ्रूणकोश का विकास होता है। इन सब का विकास होता है। तो हम लोगों को निषेचन से पहले की घटनाओं में जो आपके नर जननांग हैं उनके बारे में पढ़ना है और मादा जननांगों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं नर जननांग, जिसे हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं, एंथर के नाम से जानते हैं। देखिए ध्यान से, पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जननांग होता है। पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर जननांग होता है। और यह पुतंतु परागकोश, परागपुट और संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। एक अगर हम परागकोश की संरचना देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं संरचना कि इसमें ये पुतंतु है, फिलामेंट है, जिसके ऊपर संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़े हुए परागकोश उपस्थित हैं। परागकोश उपस्थित हैं और इन्हीं एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन पाए जाएंगे, परागकण उपस्थित होंगे। देखिए जो ये हमको दो दिख रहे हैं, परागकोश कितने दिख रहे हैं, एक और दो। प्रत्येक में दो पालियां होती हैं, इसमें दो और इसमें दो। तो कुल मिला के हमारे पास 4 परागकोश हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। इसकी अगर स्ट्रक्चर हम यहाँ देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अर्थात ये परागकोश का स्फुटन है, जब परागकोश फूट रहा होता है, स्फुटित हो रहा होता है, जिससे कि परागकण बाहर निकल रहे होते हैं। ऐसी संरचना की यहाँ कल्पना की गई है और चित्र द्वारा दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो एक आपका ये स्ट्रक्चर है उसमें दो है, ये है और उसमें ये आगे है और ये पीछे का दृश्य है। और इसमें दो आप देख सकते हैं क्या है, परागकोश या लघु बीजाणुधानी, आप सही नाम इसका बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे 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 माइक्रोस्पोर या परागकण उपस्थित हैं। और 1 2 3 4 कितनी संख्या है, 4 संख्या है। और जब ये स्फुटित होते हैं तो इसी तरह ये बाहर आते रहते हैं और बाहर आने के बाद परागण की क्रिया होती है। और परागण की क्रिया से क्या होते हैं, ये लोग स्त्री केसर तक पहुंच जाते हैं और स्त्री केसर के अंदर प्रवेश करके जर्मिनेट करते हैं और इसके बाद ओवा को या बीजांड को फ्यूज करते हैं और जिससे कि आगे चल के बीज का निर्माण होता है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग अनप्रस्थ काट के द्वारा दर्शाते हैं तो आप ये चित्र से समझ सकते हैं। इस तरह का चित्र आप 1 2 3 मैंने ऐसे ही खाली छोड़ दिया है, आप इन तीनों को भी इसी तरह ही बना लीजिएगा। आप देखेंगे तो जो ये स्ट्रक्चर है यही यहाँ पर बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो ये बाह्य त्वचा है और बाह्य त्वचा के अंदर मध्य परत है और मध्य परत के अंदर ही लघु बीजाणु मातृ कोशिका ये उपस्थित है। लघु बीजाणु की ये मातृ कोशिका है और इन्हीं मातृ कोशिका का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का जब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो हमें n नंबर में परागकण बाहर मिलते हैं। तो ये परागकणों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। लघु बीजाणु जनन अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि परागकण कैसा होता है, परागकण कैसा होता है और परागकण का निर्माण कैसे होता है। अभी आपने ये चीज़ जान लिया है कि पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जननांग होता है। यह पुतंतु, परागकोश, परागपुट, परागपुट अर्थात जिससे स्फुटित हो सके, बाहर परागकण निकल सके। और संयोजी ऊतक का क्या कार्य होता है, यहाँ आप देख सकते हैं संयोजी ऊतक क्या करता है, पराग
कोश को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसका हमने एक स्फुटन से पहले की संरचना भी आपको दिखा दिया है अंदर की। अगर आप स्फुटन के बाद की संरचना दिखाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देंगे, कट कर देंगे और ये इसको क्या कर देंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे कर देंगे और ये भी संरचना आपकी कंप्लीट हो जाएगी ऐसे ऐसे। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप इसको तोड़ देंगे और यहीं से आप परागकण बाहर निकलते हुए दिखा देंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाइए। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि जो पुष्प होता है उसके प्रमुख 4 चक्र होते हैं। पहले 2 चक्र जो होते हैं वो सहायक चक्र होते हैं, जबकि जो आंतरिक 2 चक्र होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर वो क्या करते हैं, जननांग होते हैं और वही लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जो पुंकेसर होता है उसमें परागकण का निर्माण होता है और जो स्त्रीकेसर होता है उसमें बीजांड का निर्माण होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर की संरचना में हमने देखा परागकोश, संयोजी ऊतक, पुतंतु के बारे में और इन सबको जानना। अब हम लोग को ये जानना है कि जो परागकण बन रहा है वो कैसे बन रहा है और ये जो मातृकोशिका है उसका डिवीजन कैसे हो रहा है जिससे परागकण का निर्माण हो रहा है और एक परागकण वास्तव में कैसा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।